लेकिन मिथिलेश जी थोड़ा बीच में आ जाइएगा। हाँ ठीक है जी। मित्रों, लिखावट साहित्य की बहुत पुरानी संस्था है। करीब 35 वर्षों से ये संस्था अपना काम कर रही है और तमाम लोग इससे जुड़े हुए रहे हैं। इधर जब कोरोना आया तो हमने इसे ऑनलाइन रूप दिया, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अपना काम करना शुरू किया है। तो लिखावट ने भी ऑनलाइन रूप लिया और हमने बहुत सारे प्रोग्राम इस पर किया है। जुलाई अगस्त से लेके जो आप लिखावट के YouTube लिखावट दिल्ली इस पर जाके आप देख सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया कि साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में चर्चा हो, क्योंकि ऐसी चर्चा कहीं होती नहीं है। तो साहित्यिक पत्रिकाओं में लघु पत्रिका आंदोलन भी शामिल है, क्योंकि लघु हटा देने से एक जो वैचारिक पक्ष है वो माइनस हो जाता है। तो साहित्यिक पत्रिकाओं में आप लघु को भी जोड़ के देखें। तो आज ये, वैसे तो मैंने जो नोटिस दिया था उसमें 6 लिखा है, लेकिन ये शायद 7वां प्रोग्राम है साहित्यिक पत्रिकाओं का। इस बार हमने समावर्तन को जोड़ा है। पिछले कार्यक्रम में भी हम समावर्तन को जोड़ना चाहते थे, तो निरंजन क्षत्रिय जी बीमार थे, तो अस्वस्थ थे। अब हमने जोड़ा है और उसके संपादक निरंजन क्षत्रिय जी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनपद जी को हमने जोड़ा है इस बार की पत्रिकाओं में। संपादक आनंद कुमार सिंह आरा से, और उस पर बात करने के लिए जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने कवि कुंभ को जोड़ा है। कवि कुंभ की संपादक हैं रंजिता सिंह, जो देहरादून से जुड़ी हैं और कवि कुंभ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं अनीता श्रीवास्तव, जो रेवांत की संपादक हैं, वो उस पर बात करेंगे। दरअसल हमें बात क्या करनी है, पत्रिकाएं निकल रही हैं, पाठक उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें बात क्या करनी है। तो एक बात तो हम यही करते आ रहे हैं कि ये पत्रिकाएं हैं, इनमें आपके लिए पाठकों के लिए इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। संपादक की दृष्टि क्या है, वो क्यों संपादन करते हैं। संपादन कोई आसान काम नहीं है। इस कठिन काम को आप करते हैं तो क्यों करते हैं, एक एक दृष्टि संपादक के पास होती है, तो उस दृष्टि की बात भी यहाँ हम करते हैं। तो दूसरा, इसका आर्थिक पक्ष भी, इस पर भी सवाल हुआ कि साहित्यिक पत्रकारिता आर्थिक रूप से भी एक बहुत ही संघर्षशील काम है। तो मित्रों, आज निरंजन क्षत्रिय जी, जितेंद्र कुमार जी, रंजिता सिंह, अनीता श्रीवास्तव जी, कौशल किशोर जी, तमाम मित्र जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और इस प्रोग्राम में आपको शिरकत करने का आह्वान करता हूं। इस बीच कई पत्रिकाएं आ चुकी हैं जो हमने इस प्रोग्राम के लिए चुना है। उसके अलावा भी
जैसे छत्तीसगढ़ से पाठ पत्रिका निकलती है, उसका भी जनवरी अंक आया है। वागर्थ लगातार आ रहा है और जनवरी से अब वो फिजिकल फॉर्म में भी है। शंभुनाथ ने वागर्थ भेजा है। पहल लगातार निकल रही है, पहल पत्रिका। तो इस तरह से और भी पत्रिकाओं के, जैसे विजय राय जी की लम्ही भारी भरकम अंक आया है जनवरी से जून, उन्होंने कहा है 2021। तो हम इन पत्रिकाओं पर बात करेंगे अलग से, अलग प्रोग्राम में, यह सूचना के लिए है। आज हम अपनी बात 4 पत्रिकाओं के माध्यम से करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कौशल किशोर जी, जो एक विशेषज्ञ के रूप में साहित्यिक पत्रकारिता पर अंत में टिप्पणी करेंगे। तो मैं शुरू करना चाहता हूं कवि और संपादक निरंजन श्रोत्रिय जी से। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मिथिलेश जी, लगभग कितना समय रहेगा मेरे ख्याल से? 10 मिनट रखा जाए, लेकिन अपने हिसाब रखना है यहाँ कि अपनी बात 10-12 मिनट में पूरी हो जाए। जी जी, मैं और भी संक्षेप में बात कहूंगा। हम सब लोग थोड़ा सा अपने को परिचय म्यूट कर ले। हाँ जी, हम लोग हाँ। निरंजन जी को छोड़ के हम सब लोग म्यूट कर ले, ताकि जी, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए हैं। जी जी, तो घर में जो आवाजें होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं होनी। जी, शुरू करें। जी। नमस्कार दोस्तों। समावर्तन पत्रिका की ओर से मैं निरंजन श्रोत्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां तक समावर्तन पत्रिका की शुरुआत की बात है, ये अप्रैल 2008 में इसके पहले अंक का, प्रवेशांक का जिसे हम कह सकते हैं, नई दिल्ली में ही लोकार्पण हुआ था। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमारे समय के वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध कवि स्मृतिशेष कुंवर नारायण जी, उस वक्त उनके मुख्य आतिथ्य में ये आयोजन हुआ था और लगभग दिल्ली का पूरा साहित्य समाज वहां पर उपस्थित था। सभी साक्षी थे, अशोक वाजपेयी थे और भी तमाम साहित्यिक मित्रों के बीच ये लोकार्पण हुआ था। और तब से कौशल जी और मिथिलेश जी, मैं आपको बताऊं कि लगभग 13 वर्ष होने को आए। जिन संसाधनों की बात जैसा भी मिथिलेश जी ने कही, ये पत्रिका दरअसल पूरी तरह एक व्यक्ति की जिद का परिणाम है। और वो जिद है हमारे संस्थापक समन्वयक डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, जो कि एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक रहे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के। तो उन्होंने कभी बचपन में स्वप्न देखा होगा कि एक पत्रिका निकालना चाहिए, कोशिश भी की, लेकिन आप जानते हैं कि साहित्यिक पत्रिका या कोई भी पत्रिका निकालना इतना आसान नहीं होता। पत्रिकाएं निकलती कम है और बंद ज्यादा होती, जैसा कि कहा जाता है। तो इस पत्रिका के बारे में भी यही लगभग आशंका जताई गई थी, लेकिन ये उनकी जिद है कि बगैर किसी बड़े आर्थिक संसाधन के उन्होंने इस पत्रिका को 13 वर्षों तक जीवित रखा। और अनवरत अभी इसका हाल ही में ये अंक आया है नरेश मेहता जी पर, फरवरी अंक आया है, और यह 155वां अंक है। और सबसे महत्वपूर्ण और रेखांकित करने योग्य बात यह है
कि इतनी कठिनाइयों के और इतने परेशानियों के बीच में एक भी अंक इसका मिस नहीं हुआ है, या कभी संयुक्तांक नहीं निकाला कि 2 अंकों का या 3 महीने का एक इकट्ठा निकाल दिया हो। तो इसके पीछे कहने का आशय यही है कि एक व्यक्ति की जो जिजीविषा होती है, जो जिद होती है जिसको हम कहते हैं, या संकल्प जो होता है। और फिर एक बात और मैं बता दूं कि इस पत्रिका के बारे में, कि ये पत्रिका एक जिसको हम बोलते हैं ना समूह, एक टीम वर्क है, एक सामूहिक कार्य की तरह है। और इसके संपादक जो हैं वो सब अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, जैसे कि उज्जैन में प्रभात जी हैं जो पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, मुकेश वर्मा जी हैं इसके प्रधान संपादक, वे भोपाल में रहते हैं, दवे साहब रमेश दवे जी भोपाल में रहते हैं, मैं निरंजन श्रोत्री में गुना में रहता हूँ, शायद मुझे भोपाल का बताया गया, लेकिन मेरा जो है मेरा घर जो है गुना में है और गुना में ही मैं रहता हूँ, और श्री राम दवे उज्जैन में रहते हैं। तो ये सारे लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन सारी चीजें, अब चूंकि आजकल संचार का युग है तो हम सब लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए अलग अलग इस पत्रिका को निकाल रहे हैं। जहां तक इस पत्रिका के स्वरूप का सवाल है, कई काम बटे हुए भी हैं, लेकिन इसमें जो इस पत्रिका का जो फॉर्मेट है, चूंकि उज्जैन में ही मुद्रित और प्रकाशित होती है, इसमें 4 महत्वपूर्ण जो कहना चाहिए कि स्तंभ कह लें उसको, या किसी एक चीज पर फोकस करने वाली जो बात है, वो 4-5 विषयों पर है। उनके शीर्ष के अंतर्गत ये काम होता है, जैसे कि एकाग्र के अंतर्गत हम किसी लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सामग्री देते हैं, पठनीय सामग्री, उनका साक्षात्कार होता है, उनसे संबंधित सामग्री होती है, यदि कथाकार है तो कहानियां होती हैं, इंटरव्यू होता है, और भी बाकी उनके चित्र होते हैं इत्यादि। सरोकार में साहित्येतर जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो या किसी भी मानवीय सरोकार जिनके होते हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों या दूसरे हों, चिकित्सा के हों, उनसे जुड़ी हुई उपलब्धियां जिन व्यक्ति की होती है वो सरोकार के अंतर्गत हम लेते हैं। रंगशीर्ष के अंतर्गत रंग कर्म से जुड़े की जो हस्तियां हैं, चित्रकला की हैं, सिनेमा की हैं, या हम कहें संगीत की हैं, तो खास करके जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उसके जो हस्तियां हैं उनको हम रंगशीर्ष के अंतर्गत लेते हैं। और कहानी और कविता पर खास करके युवा कविता पर जो मुझे दायित्व दिया गया था, जिसके बारे में अब जाकर थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी में समय लगता है पहचान थोड़ी सी बनाने में, तो अप्रैल 2010 से प्रभात जी ने मुझे एक दायित्व दिया था युवा कवियों को केंद्र में लाकर उन पर बात करने का। क्योंकि एक पत्रिका का दायित्व होता है कि वो न सिर्फ स्थापित हस्ताक्षरों को छापे, बल्कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया खून है, जो नया विचार है, जो अभी जिन्होंने लिखना शुरू किया है, जो अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं, संघर्ष रहते हैं, उनको पत्रिका एक मंच प्रदान करे। तो ये रेखांकित जो स्तंभ है, ये पूरी तरह मेरा दायित्व है। और मित्रों, अभी तक जो है पिछले 10 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ अनवरत, कोई अंक जैसा कि मैंने कहा मिस नहीं हुआ है। और अभी तक लगभग 132 युवा कवियों को देश भर के, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं, जैसे कि ताइवान के भी युवा कवि हैं उसमें, या इंग्लैंड की भी युवा कवित्री है। तो एक तरह से इन सभी युवा कवियों को, उस युवा कविता का जो स्तंभ है रेखांकित, इसमें हम लगभग 13, 14, 15 कविताएं एक साथ प्रकाशित करते हैं। लेखक कवि का परिचय उसमें होता है, मेरी एक टिप्पणी होती है कविताओं पर, और ये सारी चीजें जो है उस रेखांकित कवि के लिए होती है। फिर आगे का जो काम है कि क्रम से जो अभी तक प्रकाशित हुए हैं उन 12 कवियों का एक, ताकि उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो सके, बोधि प्रकाशन की ओर से एक 12 कवियों का युवा 12 के नाम से हम एक प्रकाशन भी करते हैं। और अब तक 7 युवा 12 प्रकाशित हो चुके हैं। अभी हाल ही में ये 7वां
युवा द्वादश आया है प्रकाशित होकर, और इसमें भी 12 कवि हैं और इसकी भूमिका हमारे समय के वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी ने लिखी है। तो सातों द्वादशों की भूमिका हमारे समय के महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों ने, संपादकों ने लिखी है। इसी के साथ में समकाल कथाकाल का जो ही एक कॉलम शुरू हुआ जिसे मुकेश वर्मा देखते हैं, तो वो उसमें भी जो है समकालीन कहानी पर जो है बात होती है। इसके अलावा काव्यराग है, जिसमें कि किसी एक कवि या कविता के बारे में काफी कुछ फोकस सामग्री होती है। व्यंगाग्र है, ये एक्चुअली में 6-6 माह में प्रकाशित होते हैं। और लोक राग है, जिसमें लोक भाषाओं पर, बोलियों पर बात होती है। वीक्षा में समीक्षा पर बात होती है, इत्यादि। तो ये सब एक तरह से परिचयात्मक इसकी मैंने चर्चा की। और जहां तक मिथिलेश जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, और जो सभी के साथ होती है, कि अधिकांश पत्रिकाएं बंद होने की कगार पर इसीलिए होती क्योंकि हम आर्थिक संसाधन नहीं जुटा पाते। यही चीज समावर्तन के साथ रही है। ये एक व्यक्ति की जिद, उनकी पेंशन, उनका जो भी, उनके जो बेटे हैं वो अपना इसमें योगदान देते हैं। एक तरह से परिवार का पूरा योगदान है, और बाकी जो सदस्यता होती है उससे ये पत्रिका चलती है। सरकारी विज्ञापन मिलते नहीं है, और उसकी क्योंकि जो शर्तें हैं वो इतनी अजीब और इतनी कहना चाहिए कि कठिन है कि उसमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है कि आप इतनी प्रतियां निकाल रहे हैं, उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। तो सरकारी पत्रिका, सरकारी विज्ञापनों की जो है कोई उसमें सहयोग नहीं मिलता, इसलिए बहुत ही कठिनाई से अंक निकल पाते हैं, लेकिन फिर भी निकल रहे हैं। और ये सब हम लोग निश्चित रूप से जो है अवैतनिक काम करते हैं निश्चित रूप से, और सदस्यता और इसके आधार पर ये कभी कभार कोई निजी विज्ञापन मिल जाता है, तो उससे जो है ये पत्रिका चल रही है। पाठकों की संख्या इसकी काफी है, लेकिन अब जैसा कि बताया गया कि इसको भी पिछले 3-4 वर्षों से डिजिटल फॉर्म में इसको लाया गया है, और हर पत्रिका का 9 या 10 तारीख को उस महीने की उसका डिजिटल या उसका जो PDF जिसको बोलते हैं, वो उसकी वेबसाइट जो समावर्तन.com पर है वो प्रकाशित हो जाता है। तो इस युग में जो कि आवश्यक भी है, तो हर कोई पाठक इसको पढ़ सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं कितना चल रही हैं, हम सब लगे हुए हैं, और धीरे धीरे ये अपना स्थान भी बना रही है। और बस यही मैं कहना चाहूंगा कि सब लोगों की शुभकामना आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, तभी कोई पत्रिका अपना अस्तित्व बनाए रह सकती है। धन्यवाद। निरंजन जी, एक सवाल है मेरा। जी बताएं। कि क्या साहित्यिक पत्रकारिता के लिए सब लोग मिल के एक फंड नहीं बना सकते क्या, जिस फंड से सारी पत्रिकाओं की मदद हो और सरकार या अकादमियों पर निर्भरता कम हो जाए? आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बताएं। नहीं मिथिलेश जी, निश्चित रूप से विचार आपका बहुत अच्छा है कि इस तरह का कोई फंड बने, और जिसमें कि हमको किसी शासकीय सहायता की आवश्यकता न हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीजें लगती तो अच्छी हैं, लेकिन जब हम इसको करने बैठते हैं तो क्योंकि अब हाँ, तो उसमें कई इतनी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी, और निश्चित रूप से हर इसको कोऑर्डिनेट करना, यदि कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो सके, ये स्वप्न जो आपने देखा है या जो कल्पना की है, बहुत अच्छी कल्पना है, और एक ऐसा फंड हो जिससे कि सबको बराबर, अब ये है कि उसको वो फंड, उसकी फंडिंग कैसे होगी और किस तरह से होगा, ये काफी लंबा और बड़ी योजना है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो इससे जो एक आर्थिक चिंता जो होती है कि अगला अंक कैसे निकलेगा, ये बहुत बड़ी चिंता दूर हो सकती है। वो ना पूरा मिले लेकिन कुछ अंश भी मिल जाए, उसका सहयोग मिल जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यदि इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना कि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना, इतने सारे लोगों को, पढ़ने लिखने वालों को, और फिर उनसे
किस तरह से फंडिंग होगी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कठिन काम अवश्य है, लेकिन परिकल्पना जो है वो बहुत खूबसूरत है निश्चित रूप से। धन्यवाद निरंजन जी, नमस्कार। अपने अपने अपनी पत्रिका के बारे में विस्तार से बताया। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये पत्रिका, साहित्यिक पत्रिकाओं से मेरा जुड़ाव 1990 के आसपास से है। और एक जलसे में मैं गया भी था, आजमगढ़ में एक लघु पत्रिकाओं का सम्मेलन हुआ था। तो तब से मेरे दिमाग में तो है कि एक चीज बननी चाहिए, एक ट्रस्ट बने जो सब फंडिंग और चीजों को देखे। अगर सब लोग मिल के इस पर सोचेंगे तो असंभव तो नहीं है। और एक चीज है कि यहाँ हम लोग कोई चीज खरीदना नहीं चाहते हैं। मैं कुछ महीने अमेरिका रह के आया हूँ, वहां मैंने देखा कि वहां कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, आपको खरीदना पड़ेगा। और दूसरी बात कि वहाँ लोग अच्छे कामों के लिए डोनेशन देने में, मतलब इट इज इन देयर ब्लड, उनके नेचर में $1 भी अगर वो डोनेट करते हैं तो वो बहुत हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी डोनेशन देती हैं। हम लोग इस मामले में कोई चीज बनाने से बचते रहे हैं। और बिल्कुल यही बात यही है कि हम लोग कितनी तकलीफों में, संघर्षों में अपना काम करते हैं। कई बार तो रेजीम बदलने से भी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। तो ये बातें हैं, इस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। बल्कि एक दिन इसी पर बात हो कि हम लोग कैसे इस चीज को, माने हम सरकार पर निर्भर रहने के बजाय अपने लोगों पर निर्भर, अपने पाठकों पर निर्भर, हम उनकी सहायता से अपनी चीजें करें। तो अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जनपथ पर बात करने के लिए आरा से जुड़े जितेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। जितेंद्र कुमार जी। जी मिथिलेश जी। जी नमस्कार। से नमस्कार आप सभी को नमस्कार। जितेंद्र जी का चर्चा वीडियो ठीक नहीं दिख रहा। आपके एंड पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का। हाँ, वीडियो ठीक नहीं दिख रहा, दोनों वीडियो भी ठीक नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो नहीं। वीडियो ऑडियो दोनों में थोड़ी सी समस्या है। हाँ हाँ, जरा फोन ठीक करें या लैपटॉप, जिस पर भी हो आप। हाँ जितेंद्र जी। हाँ। जितेंद्र जी आप ठीक करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है इतनी देर में। मैं जी नहीं हो रहा है। हेलो जी जी। हेलो हेलो जी जी बोलें। हाँ, अब ठीक हुआ, थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर भी हाँ अटक रहा है। जी अटक रहा जितेंद्र जी है। बोलिए। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि हम लोग जनपथ 1990 से निकाल रहे हैं आरा से। और आरा की एक साहित्यिक परंपरा तो रही है, लेकिन हमारे संपादक जो हैं अनंत कुमार सिंह, वो कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत थे। 2013 जनवरी में वो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। अभी थोड़ा अस्वस्थ भी चल रहे हैं। तो 1990 में इसका प्रवेशांक उन्होंने चरपोखरी से निकाला, जो आरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है।
हम इसको समय चेतना का एक साहित्यिक आयोजन के रूप में निकालते रहे हैं। आरंभ में जैसे कि आपने कहा कि आर्थिक कठिनाइयां हैं, उसको तो बेतरह हम झेलते रहे हैं, लेकिन अनंत जी की जिद कहें कि इसको उन्होंने बंद नहीं किया। हालांकि 2003 तक आते आते मात्र 9 अंक निकले थे और 2006 में इसका 11वां अंक निकला, लेकिन बाद में ये मासिक पत्रिका हो गई जनपद, लाख कठिनाइयों के बाद भी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पाठकों का जो सहयोग मिल रहा है और ये लोगों की एक जरूरत बन रही है, जिस लघु पत्रिका की अवधारणा के तहत, तो उसकी ओर हमने काम भी किया कि पाठक इसे पसंद करें। और जैसा निरंजन जी बोल रहे थे कि जैसे हमने स्त्री लेखन पर भी केंद्रित 2-2 विशेषांक निकाले, वरिष्ठ लेखन पर भी हमने विशेषांक निकाले, और जो युवा कविता और युवा कहानी, इस पर भी विशेषांक निकाले, और इसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ राज्य आधारित भी विशेषांक निकाले। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। तो समकालीन कविता पर भी विशेषांक निकाला हमने अगस्त 2013 में, और युवा कविता विशेषांक जुलाई 2013 में निकाला। और जितने हमारे ये जैसे गजल विशेषांक है, हमारे यहाँ बिहार में अनिरुद्ध सिन्हा जो हैं प्रसिद्ध गजलकार हैं, उनको अतिथि संपादक करके हमने इसका एक गजल विशेषांक इसकी लोकप्रियता और प्रचार के लिए ही निकाला कि लोगों के बीच और पाठकों के बीच ये लोकप्रिय हो, आकर्षक हो, और हमारी संवेदना जो है वो आम लोगों के प्रति हो वैसा। तो एक राजा राम बहादुर प्रसिद्ध विद्वान हैं, और वो राजस्थान की सृजनशीलता पर भी हमने एक विशेषांक निकाला। यहाँ तक के कि मराठी लोगों को जोड़ने के लिए जनपद से ये आधुनिक मराठी साहित्य विशेषांक डॉक्टर संजय नेवले के अतिथि संपादकत्व में निकाला। फिर ये भाषा विशेषांक निकाला, और हिमाचल की रचना जो है उसको लेके जो कहानीकार हैं राजकुमार राकेश, फिर ये अर्जुन निकाला, ये सुधीर सुमन हैं, उनको अतिथि संपादक बना करके हाल में 2020 में। और ये में हम लोगों को, जैसा आपने निरंजन जी ने भी महसूस किया है, सभी संपादक हैं कि आर्थिक कठिनाइयां और सरकारी मदद पिछले 5-6 साल सब बंद हो चुका है। ये हमारी जिद पर ही ये पत्रिका निकल रही है। हम एक टीम बनाए हुए हैं आरंभ से ही। अनंत जी एक लोकतांत्रिक ढंग से ये जनपद निकाल रहे हैं। जैसे अभी हमने 2 साधक रखे हैं, सुनील श्रीवास्तव, वो भी भारत सरकार में कार्यरत हैं, युवा हैं, लेकिन काफी अच्छी समझ है कविता और ये सब की, अध्ययनशील हैं। और एक शिक्षक हैं ओम प्रकाश मिश्र, ये हमारे 2 सह संपादक हैं। बाकी संपादन सहयोग में हम लोग हैं, और इनको लेकर के हम लोग अभी जो नया अंक आपको 2017 में महात्मा गांधी 2019 में जो 150वां ये उनका सालगिरह हो रहा था, उसको इसमें जिस पर से गांधी को लेकर लोगों की गांधी पर कुछ बात होनी चाहिए, तो गांधी पर कुछ लेख हम लोगों ने, हम लोग ये एक मेहनत करते हैं। हमारे संपादन सहयोग में डॉक्टर दिवाकर पांडे हैं, डॉक्टर जवाहर पांडे हैं। इन लोगों को लेकर के तमाम लेखकों कवियों से संपर्क करते हैं, फोन करते हैं और रचनाएं मांगते हैं।
और रचनाएं मांग करके इसको भानुमति का पिटारा नहीं बनाना चाहते हैं। चाहते हैं कि एक नई दृष्टि, बिना दृष्टि के ये पत्रिका हम निकालना नहीं चाहते हैं। इसका नाम ही हमने रखा है जनपथ। और ये जो आम जन की पत्रिका हो, आम पाठकों की पत्रिका हो, इसलिए किया। ये अभी जो हमारा नया अंक आया है 2021 का, जनवरी, फरवरी और मार्च अंक, वो हमने रेणु पर केंद्रित किया। रेणु का शतवार्षिकी भी है। 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ था। और रेणु पर हमने इस विशेषांक की मांग देखा कि जिस तरह से रिस्पॉन्स आया पाठकों की ओर से, उससे हमें लगा कि हमने ये सही काम किया है। और डॉक्टर देवेंद्र चौबे से लेकर के गजेंद्र पाठक और सुभाष शर्मा, ये तमाम लोगों से हम लोगों ने, और उन होता वगैरह से मांगा रचनाएं रेणु पर। और हमने एक बनाया है जो हमारा अपना स्तंभ है, उसमें आप एक भोजपुरी का भी ग्रंथ देखेंगे। एक आरा के ही कवि हैं कुमार वीरेंद्र, आजकल तो हमसे नहीं जुड़े हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन इसके पहले बहुत दिनों तक वो संपादक में थे। तो उन्होंने बखार करके, और जो हम संपादकीय लिखते हैं उसके हराई, जो किसान चेतना जो है, उसके लिए हमने संपादकीय के लिए एक स्तंभ दिया, पहली हराई। और इसके बाद विरासत स्तंभ के अंतर्गत कुछ लोगों की राय छापते हैं। ये व्यक्तित्व एक है, उस व्यक्तित्व पर किसी खास जो रचनाकार वगैरह उस तरह से महत्वपूर्ण हैं, उस व्यक्तित्व के अंतर्गत रचनाएं मांग करके लोगों को चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी वो पुरानों से हमारी परंपरा को समझे, और हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है लघु मानव के लिए, उस बात को समझे। और फिर मूल्यांकन पक्ष है, मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद एक हमारा स्तंभ चलता है कथांगन, जो कहानियां लिखते हैं, मांगते हैं, उसमें कथांगन स्तंभ के अंतर्गत इसको रखते हैं। 5-7 जैसे काफी ठोस अच्छी कहानी हो और मानवीय भावनाओं के साथ हो, जहां शोषण वगैरह की बात हो, उसको उजागर करती हुई कहानी हो, एक दृष्टि संपन्न कहानी हो, उनको कथांगन के अंतर्गत छापते हैं। और फिर कविताएं, जिसमें हर तरह के नए नए कवियों को ये मंच प्रदान करते हैं, काव्यांगन के अंतर्गत रखते हैं उसको, और कविताओं को छापते हैं। साक्षात्कार में हम चाहते हैं कि किसी एक महत्वपूर्ण रचनाकार का इसमें आवे साक्षात्कार, उसको का प्रबंध करते हैं, बात करते हैं। फिर हमारा एक स्तंभ है लेखा जोखा। इसी लेखा जोखा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उन कृतियों पर समीक्षात्मक लेख लिखवाते हैं, वो एक ये है। और कुछ और सिनेमा पर चाहते हैं कि कोई न कोई एक रचना सिनेमा वगैरह पर अवश्य हो, और लोग सिनेमा से भी अवगत हों। और एक अच्छी बात हमारे यहाँ आरा में ये है कि जो चित्रकार इतने अच्छे निकल रहे हैं कि उनको आवरण चित्र से लेकर के और अंदर के रेखा चित्रों के लिए चाहते हैं कि इस तरह से ये सुसज्जित हो कि साहित्यिक पत्रिका का एक रूप हो, आकर्षक हो, और उनको हम एक मंच भी दें स्थानीय चित्रकारों को, और वो हमें उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो कुछ नई किताबों की भी जो कविता संग्रह हो या कहानी संग्रह हो या उपन्यास हो, उनकी भी समीक्षा, जो हम समझते हैं कि इनकी समीक्षा होनी चाहिए और पाठकों को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह की रचनाएं आ रही हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये करते हैं, स्तंभ चलाते हैं। तो लेकिन
कि हमें कोई विज्ञापन नहीं मिलता है, हमारी जिद है और आपसी सहयोग से ही ये काम कर लेते हैं। अभी ये बता दूं मिथिलेश जी कि हमारे आनंद जी अस्वस्थ चल रहे हैं और गांव में रह रहे हैं। गांव वो गया जिला के हैं जी। और लेकिन हमारी जो टीम है, कहा कि हम एक टीम वर्क लोकतांत्रिक ढंग से काम करते हैं और जनपद को एक लोकतांत्रिक मंच के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनसे सहमति ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हम लोग 2-3 मिल करके, ओम प्रकाश मिश्र, मैं, सुनील श्रीवास्तव, इनको मिल करके हम लोग रचना इकट्ठा करके उनकी सहमति से जो नए नए लोग हैं उनको मंच देते हुए, और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई चीज या तो मीडिया हो या सिनेमा हो या चित्रकला हो या संगीत हो, ये भी न छूटे। क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से आरा शहर तो छोटा है, लेकिन एक प्रसन्नता की बात है कि यहाँ 40 नाट्य टीमें हैं, श्याम मोहन अस्थाना से लेकर के और आपको भूमिका के श्रीधर 40 रंगकर्मी खड़ा हुए। तो प्रणय कृष्ण ने कहा कि ये क्या सब आरा वाले हैं? तो हम लोगों ने कहा कि जी हाँ, सब ये आरा के लोग हैं, 35-40 से। तो उनको भी हम लोग इसमें जनपद के माध्यम से उनके बारे में जानकारी देते हैं। ये जो अपना साहित्यिक सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, इस सरोकार को दृष्टि में रख के ये हम जनपद अभी भी चला रहे हैं। आगे हमारी योजना है कि जुलाई से दिसंबर तक जो कोरोना काल है, जिसमें कौशल किशोर जी ने तो दर्द के काफिले निकाला, कि कोरोना काल में जो अनुभव है उस अनुभव को लेकर के, क्योंकि प्रशासन का अनुभव एक अलग है और जनता का अनुभव एक अलग है, तो जनता ने जो अनुभव किया उसको लेकर के जनपद का हम एक अंक केंद्रित विशेषांक निकालें। और कई बार हमें संयुक्तांक वगैरह निकालने पड़े हैं, इस तरह की आर्थिक दबाव रहे हैं, बातें रही हैं कि निकालना पड़ा है, लेकिन हमने निकाला है। कि यहाँ आरा में ये कह दूं कि जैसे निरंजन जी ने कहा कि कई बार इस तरह की बातें हुई हैं, जैसे यहाँ तो मिथिलेश्वर जी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, लेकिन मित्र के 4-5 अंक निकालने के बाद वो आगे नहीं निकाल सके। ऐसे ही 2-3 और पत्रिकाएं चल रही हैं, लेकिन जो एकदम अनियमित है। जैसे सृजन लोग संतोष श्रेयांश चलाते हैं, देशज अरुण सितांत स्वयं कवि हैं अच्छे, वो भी चलाते हैं। लेकिन जो अनियमितता है उसके बीच एक जनपद ही है जो 1990 से 2021 तक लगातार छप रही है। थोड़ा बीच में हम अनियमित हुए हैं, लेकिन ये पत्रिका हम छपवा रहे हैं। और एक अनंत जी के पुत्र हैं जो दिल्ली रहते हैं, विकास कुमार जी, उनसे भी हमें मदद मिलता है, वो जर्नलिस्ट हैं वहाँ से। और अजय कुमार भावना चलाते हैं, प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, यहाँ से हम सारा कुछ सामग्री कंपोज करा के भेज देते हैं, वहाँ से वो बंडल बन करके ये पत्रिका आ जाती है। और इस तरह से हम लोग स्वयं ही आपको 4-5 आदमी, हम लोग, एक युवा कवि हैं रविशंकर सिंह, उनकी किताब अभी बोधि प्रकाशन से आई है, ओम प्रकाश मिश्र, मैं, ये सब पैकेट बनाते हैं हम लोग खुद। आपका अमेरिका का जो अनुभव रहा है, लेकिन हम लोग अपने 4-5 कोई मिल करके ही सब उसमें साटना, भेजना, फिर डाकघर में या कोरियर वाले को देना। और मेरे ही पते पर, ये जनपद का एड्रेस मेरा ही घर का पता है, मेरे ही केयर ऑफ में ये इस पत्रिका का ये है। इस तरह से हम लोग चला रहे हैं, हमारी ये जिद है जनपद के बारे में। बस यही जानकारी मुझे देना था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। निरंजन जी और जितेंद्र जी की बातों से 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आई है। पत्रिका निकालने के पीछे एक टीम वर्क है, एक टीम भावना है और जिद है। तो टीम भावना और उस टीम के लोगों की जिद पत्रिकाओं को निकालने में सहयोग कर रही है। और आर्थिक
संघर्ष की बात आवाज नहीं आ निर्मला रही। जी ने भी कही, जितेंद्र जी ने भी कही, और वो है, और वो हम जानते हैं कि बहुत कड़े संघर्ष से एक पत्रिका निकल कर आती है और उसका समाज में स्वागत हो, लोग उसे पढ़ें, जाने, ये बहुत जरूरी है। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कवि कुंभ की संपादक रंजिता सिंह जो देहरादून से जुड़ी हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। रंजिता जी खुद एक कवि हैं और बहुत ऊर्जावान है। वो हर काम बड़े ऊर्जा के साथ करती हैं, उत्साह के साथ करती हैं, लगन के साथ करती हैं। तो मैं रंजिता सिंह का स्वागत करता हूं और उनसे अपने पत्रिका के संघर्ष को साझा करने के लिए अनुरोध करता हूं। रंजिता सिंह। रंजिता जी, आवाज नहीं आ रही है? कौशल जी, आवाज आ रही है क्या? जी, आवाज तो आ रही है आपकी। आ रही है। तो रंजिता जी, हाँ। रंजिता जी रंजीता के जी पास की आवाज नहीं आ रही है। आज रंजीता बड़ा जी। प्रॉब्लम हो रहा है बैंडविड्थ का। हाँ, लेकिन रंजीता जी की ही आवाज नहीं आ रही है। अभी तक तो रंजीता आवाज थोड़ी जी, देर पहले तो उनकी आ रही थी। आप कौशल जी की भी अभी आवाज आ लगता है रही है और मिथिलेश जी की भी। आवाज नहीं आ रही। मतलब हाँ, नेट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई? नेट कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ तो है, नेट कनेक्टिविटी है नहीं, यहाँ। रंजीता जी के एंड पे, उनके छोर पे। एक फोन करिए उनको। हाँ, रंजीता जी को फोन कीजिए, या तो कौशल जी मेरी फोन आवाज कीजिए। नहीं पहुंची उन तक। तो उनको पहले बताना चाहिए था कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मिथिलेश जी, हाँ, हेलो, कहाँ हैं आप? आवाज नहीं आ रही। हेलो, अच्छा आवाज आपकी नहीं आ रही मिथिलेश जी। हाँ, एक आपकी बार हम आवाज फिर तो लॉग आ इन रही करते हैं, है। आप हमको एंटर कीजिए तो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी तो रंजीता जी की आवाज मुझे भी मिल रही है। आवाज नहीं, आ रही है। आवाज आती है तो वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है। आवाज रंजीता जी की आ रही है तो वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है शायद। हाँ जी, ऐसा है, ठीक कह रहे हैं। तो हम लोग रंजिता जी को उनको ठीक करने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रेवांत की प्रधान संपादक अनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही। मेरी जी हाँ, बात आपकी हुई आवाज तो रंजीता मिल जी रही से। है। हाँ, वो हाँ, फिर से लॉगिन कर रही हैं। उनके कुछ उनके अच्छा, एंड तब पे कुछ तक अनीता जी को गड़बड़ी आ हम रही है। लोग आमंत्रित करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? आप अनम्यूट करिए अपने को। कौशल जी, बताएं उनको अनम्यूट करें, वो म्यूट पर हैं नहीं, उनका अनम्यूट है उनका। ना। यहाँ आप म्यूट दिखाई दे रहा है। नहीं, अनम्यूट अनम्यूट है अनीता जी का, पता नहीं आवाज फिर भी क्यों नहीं दो आ रही दो है। उनका है। जी 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 जी।
आवाज माइक आ बंद रही है करिएगा। वैसे? हाँ 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 अब आ रही है, अनीता आ जी रही अब है। आई, आ अब जाइए, आई। हाँ अभी जी जी अभी आई कुमार, अभी। उनको भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, म्यूट अनम्यूट हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ 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 आइए, ठीक। आ आ जाइए। रही है। अच्छा अच्छा, जी नमस्कार। हाँ मैं अनीता हाँ नमस्कार। श्रीवास्तव, देवान पत्रिका की संपादक हूँ, लखनऊ से हूँ। ये पत्रिका 2011 जनवरी में इसका लोकार्पण, वशांक का लोकार्पण हुआ था। इसके पीछे हम निष्कर्ष के संपादक जो हम लोग के बीच में नहीं है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी को हम बोलते हैं। वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते थे कि आप इतनी पढ़ी हैं, लिखी हैं, हर साहित्य गोष्ठियों में जाती हैं, तो आप अपनी खुद की एक पत्रिका निकालिए। तो इन सबके सहयोग, थोड़ा सा ये भी बोलूंगी कि जब हमने पत्रिका थे, लेकिन आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। था तो आवाज कट रही है। ये नेट की प्रॉब्लम है उस छोर पर, निश्चित हाँ उस छोर पर नेट की प्रॉब्लम है। हाँ 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 बोलिए बोलिए। जी 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 हेलो, नमस्ते। हाँ जी बोलिए बोलिए तो। हम पूछते आप साहित्य पत्रिका निकालने कैसे की, तो बहुत ही था मेरे साथ, लेकिन 11 साल हो गए हमारी पत्रिका बराबर थी। मेरे प्रधान संपादक किशोर जी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते कि वो इस समय मेरे साथ खड़े रहे और हर बिंदु पे साथ भी देते हैं। तो निकालती है ये सब पत्रिका के संपादक। आवाज कट रही है, मुझे ही सुनाई दे रही है कटी हुई, या सभी को कब पता कब नहीं। के आ रही है। आवाज ठीक होना चाहिए। हाँ जी हाँ आवाज में थरथराहट है। नेट का प्रॉब्लम। जी हाँ अनीता जी बोलिए। शुरू में तो आवाज आपकी साफ आ रही थी। हाँ आप अनीता जी, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों अटक रहा है, कुछ समस्या है। हाँ वो नेट की ही समस्या हो सकती है। हाँ उन्हीं के एंड पे नेट की समस्या हाँ, है। उसी उसी छोर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी है नहीं, ऐसा लग रहा है। तो आइए रंजिता जी के यहाँ चलते हैं। जी जी रंजिता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मुझे? तो हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपके बारे में मैं बता रहा था, आप कवि हैं और कवि कुंभ पत्रिका की संपादक हैं और आप हर काम पूरे ऊर्जा और उत्साह से करती हैं। कवि कुंभ लगातार आप निकाल रही हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपनी पत्रिका, अपने संघर्षों के बारे में सारे मित्रों से अपने अनुभव साझा करें। रंजिता जी। बहुत आभार मित्र जी, पहले तो लिखावट संस्था का बहुत धन्यवाद। वीडियो गायब हो गया। मैं लगभग 2 सालों से जुड़ी हूँ आपकी वीडियो अटक रहा है आपका। साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ आप इस तरह से जो भी आवाज अटक रही है, जो भी हमारे अभी संपादक लिखे नहीं आ रही है, चलिए बोल दीजिए। सभी का स्वागत। कवि कुंभ की यात्रा के बारे में सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि निरंजन जी ने जो एक वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि हर एक साहित्यिक संपादक का वो एक साझा वक्तव्य है। जो उन्होंने कहा है, बड़ी गहराई से सारी बातों का समावेश किया। तो निरंजन जी, आपका आभार। और जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो उनकी बातों को उन्होंने याद रखा होगा। तो ये शुरुआत जो है, उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति की जिद होती है। तो सही बात है कि जो साहित्य
साहित्यिक पत्रकारिता है या किसी भी साहित्यिक पत्रिका को जो एक निकालने का जोश है, जुनून है, वो कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति के अंदर की एक अदम्य इच्छा होती है। और इसको एक बहुत अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि आज प्रेम दिवस है, तो मैं मानती हूँ ये भी एक अजीब तरीके का प्रेम है। ये आपका एक प्रेम होता है जो आपको इतने सारे संघर्ष करने को बाध्य करता है। ये आपकी मजबूरी नहीं होती, ना ही इससे किसी बड़े लाभ की उम्मीद की जा सकती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग भी छोटी बड़ी जैसी भी साहित्यिक पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, वो एक बहुत बड़े जुनून प्रेम के बीच में है, तभी वो इस काम को कर पा रहे हैं। मेरा भी कब आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो आखिरी बात के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, ये शायद मेरी एक आंतरिक मूल प्रवृत्ति रही है कि मुझे हमेशा लगता है कि एक इंसान के तौर पर अगर हमारा जन्म हुआ है तो ये हमारे नैतिक दायित्व है कि हम समाज को अपनी ओर से कुछ बेहतर और अच्छा दे सकें। साहित्य में क्या है कि बहुत सारी पत्रिकाएं आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ बेहतर और किए जाने की गुंजाइश है। तो जो क्षेत्र मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे शायद वो चीजें वैसी नहीं हो रही जो जिसकी उम्मीद मैं कर रही हूँ या मेरे जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं। क्योंकि मेरी पत्रिका का नाम है कवि कुंभ, तो ये कविता पर केंद्रित एक पत्रिका है जो मुझे लगता है कि इससे पहले जितनी भी पत्रिकाएं आती रही हैं साहित्य में, उनका जो मूल एक भाग रहा है वो कथा, कहानी, उपन्यास लिखते रहा है। कविताओं को फोकस करके किसी पत्रिका की परिकल्पना बहुत कम की गई है। तो कवि कुंभ के साथ एक मेरा जो मूलभूत उद्देश्य था वो ये था कि कवियों को उस विस्तार के साथ छापा नहीं जा रहा है, जाना नहीं जा रहा है, जितना कि वो लिख रहे हैं, बहुलता में लिख रहे हैं। और साहित्यिक पत्रिकाओं में 2-4 पन्ने ही मिल पाते हैं या किसी भी पत्रिका में एक बार में 3-4 कवि ही छप पाते हैं। तो मेरी एक अलग तरीके की चिंता थी। तो कवि कुंभ की जब परिकल्पना आई तो हमें कहानी, लघु कथा, उपन्यास, इन विधाओं को इसमें शामिल नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं कि पत्रिका में हमारे यहाँ हम क्या देते हैं पाठकों को, हम अलग क्या दे रहे हैं उन्हें। तो सबसे पहले जैसे सारी पत्रिकाओं का एक कलीवर होता है, हमारी पत्रिका के साइज आम जो A4 साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी है, जो शायद पहले मनोरमा, विशोभा इन सब की होती थी, उससे थोड़ी सी बड़ी। और पत्रिका मेरी 68 पृष्ठ की है, कॉलेड है, आर्ट पेपर पर है। ये एक अलग सा प्रयोग था, इसके लिए मुझे रोका गया, मुझे कहा गया कि ये काफी बड़े बजट की चीज हो जाएगी। और जैसा हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमें किसी भी तरह के सरकारी अनुदान और विज्ञापन नहीं मिल पाते और इसका आर्थिक पक्ष जो है वो हमें बहुत बाधित करता है। तो ऐसे में एक कलर पत्रिका निकालना, आर्ट पेपर पे निकालना और 68 पेज की एक मैगजीन को इस तरह का कलेवर देना, ये एक बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन मैं मेरा लंबा समय कॉर्पोरेट में बीता है, जहां मैंने ये देखा है कि अभी की पीढ़ी जो है वो प्रेजेंटेबल चीजों को देख कहीं न कहीं मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं पत्रिका का कलेवर ऐसा रखूं कि वो किसी के घर में अगर ड्राइंग रूम में है तो एक बार उसको खूबसूरत लोग पलट कर देख ले। एक चीज और है जो अलग प्रयोग मैंने किया कि कवर पेज पे हमारे यहाँ अधिकतर साहित्यकार होते हैं। हम पेंटिंग्स या बाकी चीजें शायद नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। मेरे को विरोध नहीं है, वो चीजें साहित्यिक पत्रकारिता का एक हिस्सा है, लेकिन उस ट्रेड में थोड़ा बदलाव लाती है, क्योंकि अभी जो हमारी नई पीढ़ी है उसका एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं निगेटिव पक्ष ये है कि अच्छे से अच्छे साहित्यकारों के विषय में उन्हें पता नहीं है, वो उनके चेहरों को नहीं पहचानते। तो कहीं न कहीं मेरे मन में एक ये पीड़ा थी, एक दर्द था कि साहित्यकार को हम क्यों इतना सेकेंड की दो ही तरह से चूज करते हैं। तो हमारे यहाँ साहित्यकारों को ही हम कवर पेश में लेते हैं ताकि उसे पढ़ते वक्त पढ़ने वाला पूरी तरह से पहचान सके। जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे आ रहे हैं, वो जान सके हमारे
समय के कौन कौन से लोग क्या लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये चीजें, ये मेरा एक व्यक्तिगत प्रयोग था, मेरे ख्याल से ये सफल भी हुआ, लोगों ने इसे काफी पसंद किया। 2 पन्ने हम जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर देते हैं। हालांकि वो 2 पन्ने एक बड़ा स्पेस होते हैं, लेकिन उसको देने का एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं मन में ये भावना रहती है कि वो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वो वैसे अच्छे और बेहतर जो भी हमारे रचनाकार हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, कम से कम उस महीने की पत्रिका को पलटते हुए एक बार उन्हें याद किया जाए, या जिन लोगों को, जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, उनके चेहरे को। और अभी का जो हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य ये रहता है कि हम सारे लोग जो लिख पढ़ रहे हैं, कम से कम इस तरह से एक दूसरे को उत्साहित कर सके। उसके बाद हमारे कॉलम आता है कविता बोलती है। कविता बोलती में है एक हम प्रमुख किसी भी कवि की कविता को उनकी तस्वीर के साथ देते हैं। उसके बाद शुरुआत में एक शब्द ऋषि थी। शब्द ऋषि हमारे कॉलम है, एक स्तंभ है जिसमें हम संस्कृत साहित्य पे बात करते हैं। दरअसल हमारे अगर भारतीय साहित्य की बात करें तो हमारे संस्कृत साहित्य बहुत विपुल विशद है और बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसे पता होना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में क्या है, उसकी सुंदरता क्या है, विशालता क्या है। तो हम संस्कृत साहित्य को उसका जो अनुदित हिंदी का भाग है वो सारी चीजें इसमें डालते हैं। किसी भी बड़े लेखक जो हमारे पुराने संस्कृत के लेखक हैं या हमारे महाकाव्य हम देते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार जो कोई भी है उस अंक में किसी 1 या 2 वरिष्ठ साहित्यकार हम साक्षात्कार लेते हैं और उसमें तमाम उन चीजों के समावेश की कोशिश करते हैं जो जानकर एक पाठक ये समझ सके कि इनकी जो अब तक की रचना प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई, या वो एक बेहतर तरीके से अपने प्रिय रचनाकार को जान सके। हमारे कई कॉलम है, शब्द संधान है जिसमें कि हम व्यंग की विधा पर फोकस करते हैं। शब्दांतर है जिसमें कि हम अमृत कविताओं को प्रमुखता से डालते हैं। 10-15 कविताएं किसी भी गैर भारतीय भाषा की हम लेते हैं और डालते हैं। शब्दांकुर और शब्द सुमन कविताओं पर पूरी तरह केंद्रित हमारे 2 कॉलम होते हैं। शब्दांकुर में हम किसी 1 या 2 नए उभरती प्रतिभाशाली कवि कवित्रियों के कविताओं को उनके परिचय के साथ छापते हैं और शब्द सुमन में आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई। हमारे तमाम जिनकी रचनाएं राज्य की उसी तरह हमारा शब्द सूचना होता है। देश भर में जो भी साहित्यिक आयोजन कार्यक्रम होते हैं, अगर उनकी सूचनाएं आप हम तक भेजते हैं तो हम शब्द सूचना में उसे फोटो के साथ ताकि आपने मेहनत किया है, अगर एक आयोजन में आपका कुछ भी श्रम हुआ है तो उसे देश भर में जाना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए। शब्द विमर्श हमारा होता है कि किसी भी करेंट टॉपिक पर, साहित्य पे चल रही किसी चर्चा पे हम कुछ ही लोगों की वक्तव्य लेते हैं और उसे हम शब्द विमर्श में रखते हैं। शब्द संवाद में भी हम अपनी तरह एक परिसंवाद का आयोजित करते हैं और उसमें हम अपने कुछ राइटर से उनके उस खास टॉपिक पर, उस खास विषय पर वक्तव्य को विचार को आमंत्रित करते हैं और ये सारी चीजें देते हैं। तो बहुत सारे कॉलम्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमारी कोशिश ये होती है तो कहानी और लघु कथा हम नहीं ले पाते, लेकिन हम कथाकारों के साक्षात्कार को लेते हैं, हम उपन्यासकारों के साक्षात्कार को लेते हैं और उनकी लिखी गई विधा पर जो चीजें हैं, आलेख, वो आलेख हम जरूर लेते हैं। तो कवि कुंभ को मूलतः हमने कविता पर केंद्रित पत्रिका बनाए रखा है, अभी तक कोशिश यही रही है। साल में एक आध बार हम संयुक्त निकालते हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है जो अभी हम सभी ने कहा कि हमारी आर्थिक परेशानियां काफी आती रहती हैं और शायद कई बार ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम 2 महीने का मटेरियल अगर हमारे पास एक साथ सामग्री इकट्ठी हो जाती है तो हम उसे पाठकों तक थोड़े बेहतर रूप में दे सके। जैसे अभी हमने जनवरी मार्च का विशेषांक प्रेम और स्त्री का विशेषांक निकाला है और पत्रिका हमने 100 पृष्ठ की है। हमारी 80 पृष्ठ की पत्रिका होती है, लेकिन जब हम संयुक्त निकालते हैं तो हम पृष्ठ संख्या बढ़ा देते हैं।
हमारी पत्रिका का ये 5वां वर्ष है। नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की थी। हम अभी 5वें वर्ष में हैं, तो इस हिसाब से अभी इन सारी पत्रिकाओं के आगे हम छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक संतोषजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। और इस पत्रिका को अपने पाठकों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। आर्थिक रूप से हमारे ऊपर ज्यादा दबाव आते हैं, क्योंकि हमारी प्रिंटिंग जो है वो ज्यादा महंगी हो जाती है और हमें ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ता है। हमारा एक है कि कवि तुम जो है वो पत्रिका के साथ साथ अपने साहित्यिक आयोजनों के लिए जानी जाती है। वार्षिक स्तर पे हम एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन शब्दोत्सव करते हैं, जिसमें देश भर के सभी वरिष्ठ और नवोदित मिली जुली रूप से सभी बेहतर साहित्यकार को आमंत्रित करते हैं। और 1 या 2 दिन का ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक समागम होता है। और उसमें हमारी कोशिश होती है कि साल भर में हमने जिन्हें लिखा है, छापा है और जिन्होंने हमारी पत्रिकाओं में लिखा है, हम उन सबको आमंत्रित कर सके। जो शब्द शिखर में हम इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, उसी साल भी हम छापते हैं। तो हम अपनी पत्रिका के साथ साथ और बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां अनवरत रूप से करते जा रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं आर्थिक स्तर पे, आर्थिक मोर्चों पे बहुत संघर्ष है। मैं ये कह सकती हूँ दावे से, बल्कि हमारे साथ जो साथी मित्र जुड़े हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि ये एक बहुत ही है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ये भी एक प्रेम में पड़े होना है। तो आप जब किसी भी जिसके प्रेम में होते हैं तो आप फायदेनुकसान की तरफ नहीं जा पाते। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चाह रहे हैं उसे कर लें। तो एक जो जिज्ञासा होती है, जो अदम्य जिज्ञासा होती है, वो आपको आपके सपनों को बचाए रखती है। तो कवि कुंभ जो है वो मेरा प्यार भी है, मेरी जिद भी है और मेरा सपना भी है। तो इन तीनों चीज के साथ कवि कुंभ को लेकर मैं बढ़ रही हूँ। हमारे संपादकीय मंडल की बात करें तो मेरे साथ जयप्रकाश त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार है, पत्रकार है और साहित्य पे उनकी एक बड़ी सजग और सजी हुई दृष्टि है। उनके दिशा निर्देश में बहुत अच्छी सी ये पत्रिका चल रही है। और इसके अलावा हम बहुत सारे युवा और नए लोगों के भी सहयोग लेते हैं, उन्हें नए नए तरीके से जिम्मेदारियां देते हैं। संपादक की कमी डाले में पता होता है कि उनसे हम किस चीज का आग्रह कर रहे हैं और क्या करवा पा रहे हैं, फिर उनके नाम से छापा जाता है। तो हमारा जो एक जो ऑफिशियल विस्तार बोले वो तो बहुत ही सीमित है, लेकिन फिर भी हम एक बेहतर तरीके से इस संपादन को कर पाते हैं। और इस मामले में मैं बहुत ही गौरवशाली हूँ कि साहित्यकारों का बहुत स्नेह मुझे मिलता रहा है, क्योंकि मैं बहुत नई हूँ इस क्षेत्र में। मुझे लगता है कि उम्र की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से मैं अभी बहुत छोटी हूँ बाकी लोगों से, लेकिन फिर भी सभी ने मुझे बहुत ही स्नेह दिया है। और इसी वजह से ये पत्रिका सभी तक एक अपनी पहचान बना पाई है, एक मुकाम बना पाई है। और आगे बस ये है कि चूंकि अनीता जी को अभी बोलना बाकी है और समय सीमा मुझे लगता है कि कम है, तो मंच अनीता जी को देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी जो है, हम सभी जो है, सारे संपादकों के सपने एक से हैं, हमारा दुख एक सा है, हमारे संघर्ष एक से हैं। और ये जो किसी ने बात कही कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि उसकी फंडिंग की जाए, तो ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये एक दुर्गम सी राह जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस राह पर मतलब जी आप ऐसा कोई भी अगर आप यत्न करें, आप सोच रहे हैं तो जरूर प्रयास करें। हम सभी इसमें जो भी सुझाव दे सके देंगे। और फिर एक बार पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पत्रिकाएं हम अपने लिए नहीं निकालते। आप ये मत सोचिए कि पत्रिका निकालकर एक संपादक का यशो वृद्धि हो रही है, वो कहीं ना कहीं हम आप के टीम में है इसलिए निकाल रहे हैं और आप सहयोग नहीं करेंगे। तो जैसा कि रंजन जी ने कहा कि पत्रिकाएं शुरू होती है और बंद होती है ज्यादा, तो हम आप सबके बीच बचे रहें, इसलिए आप सभी का हम सभी के साथ होना बहुत जरूरी है। मुखले जी ने कहा कि विदेशों में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, ये बहुत अच्छी बात कही। इस कंसेप्ट पे हमें हमारे देश में भी
सोचना चाहिए कि हम जब दुनिया में हर चीज के लिए हम अपनी सारी दिक्कतों के बावजूद अपनी न्यूनतम जो भी हमारी कर रहे हैं शौक पत्रिका नहीं खरीद सकते, हम मल्टीप्लेक्स में जाके 500 की टिकट देकर फिल्म देखते हैं, तो क्या हम 50 या 100 रुपए की पत्रिका नहीं ले सकते? तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इस बारे में अपनी दृष्टि को थोड़ा सा विस्तार दें और हमें सहयोग करें, सारी पत्रिकाओं को सहयोग करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मुझे सहयोग करें, हम सबको सहयोग करें। एक आदत में डालें कि जो भी 4-5 पत्रिकाएं आपको पसंद है आप उसे खरीद कर पढ़ें। तो मेरा एक आह्वान है कि आप लोग जब हमारे साथ बने रहेंगे तभी हम इस सफर को, इस कारवां को आगे ले जा सकेंगे। और इस वार्ता में शामिल करने के लिए बहुत शुक्रिया निखिलेश जी, कौशल जी, आपका बहुत आभार। और साथी मित्र जितेंद्र जी, निरंजन जी, अनीता जी, आप सभी से इस 2 मिनट में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद रंजिता जी, अपने अनुभव साझा किया और अपने संघर्षों को भी साझा किया। और बिल्कुल सही है कि पत्रिका निकालना एक संघर्ष है और पत्रिका अपने लिए नहीं निकालते हैं। बिल्कुल ये एक बात अपने जोड़ी, वो हम पाठकों के लिए निकालते हैं, लोगों के लिए निकालते हैं। और इस देश में ऐसे श्रम, ऐसे संघर्ष की बहुत जरूरत है जो हम देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं। इसकी जरूरत कभी कम हुई नहीं, इसको और तेज करना है। तो अब मैं अनीता जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ। वो बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम से रुकना पड़ा था। अनीता जी। जी नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। मैं अनीता श्रीवास्तव रेवान पत्रिका की संपादक हूँ, लखनऊ से बोल रही। रेवान पत्रिका 2011 से लखनऊ से प्रकाशित हो रही है। इसके पीछे हमारे सभी दोस्तों का और विशेष तौर से निष्कर्ष के संपादक गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का प्रेरणा है। वो हमेशा कहते थे कि आप इतनी साहित्यिक मीटिंग में आती हैं, आपके पेपर में भी आर्टिकल लाते हैं, आप खुद क्यों नहीं एक पत्रिका निकालती हैं, वो आप कर सकती हैं। तो सभी के प्रेरणा स्रोत हमने 2011 में लखनऊ में ही हिंदी संस्था में इसका लोकार्पण किए। और ये खुशी की बात हमारे लिए है कि लोकार्पण में ही लखनऊ के सभी साहित्यकार मौजूद थे। कौशल जी भी हमारे मंच पे थे। कौशल जी हमारे पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और उनसे मैं बहुत राय लेती हूँ, बहुत हमें हिम्मत बनती है। रेवान पत्रिका में एक हम लोग का जो कॉलम है काल से होड़, उसमें शमशेर जी की प्रसिद्ध कविता है काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके उसमें हमें कई कवियों का कविता लेके प्रकाशित कर चुके हैं। पूरी तरह से कोशिश भी रहती है कि मैं इस पत्रिका में कहानी, कविता सब कुछ लिया जाए, उसको समाहित किया जाए। बहुत कोशिश आगे भी हो रही है कि नवा अंकुर भी छापा जाए, जिससे नए प्रतिभाशाली कवि कवित्री भी प्रकाशित हो। रेवान पत्रिका की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। कई जगहों पे जाके रेवान पत्रिका की ओर से कविता पाठ भी हुआ है। रेवान पत्रिका की ओर से 2013 में हम रेवान मुक्तिबोध साहित्य सम्मान देते हैं, जिसमें मेरी कमेटी भी है। अखिलेश जी हैं, तद्भव के संपादक अखिलेश जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, बद्री नारायण जी हैं। तो पूरी कोशिश रहती है, बहुत निष्पक्ष इसका निर्णय होता है। और अब 2013 से शुरू करके मेरा 7वां हो चुका है। कोरोना की वजह से इस बार अभी नहीं हो पाया प्रोग्राम, लेकिन पूरी कोशिश है कि हम 2020 और 2021 का कार्यक्रम रेवान मुक्तिबोध साहित्य सम्मान एक साथ ही करेंगे। और जहां तक सभी संपादक ने अपनी परेशानियां भी बताई, पत्रिका निकालना आसान नहीं होता है। मुझे तो वो दिन याद है जब पत्रिका का लोकार्पण था, तो हमसे पत्रकार बोले थे कि आप हिम्मत कैसे की है लखनऊ में साहित्यिक पत्रिका निकालने की, क्योंकि लखनऊ से लम्ही, कथाक्रम, तद्भव बहुत सारी ऐसी प्रसिद्ध पुस्तकें निकल रही हैं। हमने कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और साथ रहेगा तो जरूर सफल रहेंगे। और ये हम लखनऊ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपनी टीम को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमेशा तत्पर रहते हैं।
और हमेशा मेरा बराबर रेवान पत्रिका निकला है। पिछली बार कोरोना की वजह से इसको संयुक्तांक करना पड़ा था, उस तो इस वजह से हर अंक नहीं निकला ये। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता हमारे पत्रिका की है, हमने नरेश सक्सेना जी का विशेषांक निकाला था जो बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हुआ था। नई नई चीजें हम और कौशल जी सोचते रहते हैं। कौशल जी हर समय हमें एक परछाई की तरह मेरे साथ रहते हैं। सबसे पहले तो उनको बधाई देते हैं। तो आर्थिक परेशानियां तो होती ही है। हम यही सोच, हमसे लोग कहते हैं कि आपकी पत्रिका बिल्कुल व्यवसायिक, आज तक 10 साल में शायद हमें 4 विज्ञापन मिले हैं। उसके बाद मैंने सारा जो खर्चा होता है वो अपने घर से ही लगता है। हमने कहा कोई बात नहीं, कपड़े कम खरीदो, पार्टी कम करो, लेकिन पत्रिका निकालना ये एक जुनून है हमें। और हमने एक बार प्रोग्राम में बोला भी था कि जहां आपको जुनून होता है, जहां आपकी चुनौतियां होती हैं, वहां सफलता मिलती है। इस पत्रिका में भी आपको बताऊं, मैं लंदन से तेजन शर्मा जी, रशिया से काफी बाहर के लोगों का भी इसमें सहयोग है। अपनी रचना भेजते हैं और पूछते भी है कि रचना भेजूं, तो खुशी होती है कि रेवान पत्रिका सबके दिमाग में है, सबके मानस पटल में अंकित है। और आर्थिक पक्ष तो होता ही है। आर्थिक में आपको अपने घर का तो पैसा लगाना ही है, क्योंकि सरकार के पास इतना देंगे भी तो वो अपने परिचितों को ही देंगे, जो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग जाके सूचना विभाग में बैठ नहीं सकते कि हमें विज्ञापन चाहिए। तो पूरी कोशिश रहती है कि पत्रिका बराबर निकलती रहे और आप लोग के पास पहुंचती रहे। बस इसके साथ कोशिश करते हैं नए नए फ्लेवर में आए। कोशिश रहती है कि कविता का, आपकी किसी भी पत्रिका का आकर्षण उसका कवर पेज होता है, तो पूरी कोशिश रहती है कि कवर पेज पे भी बहुत ध्यान दिया जाए। और मैं अपने प्रधान संपादक की बहुत आभारी हूँ, जो हमेशा हमको अच्छी राय देते हैं, मेरी पत्रिका को चरम उत्कर्ष पे पहुंचाए। मैं आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अनीता श्रीवास्तव जी। थैंक यू मिथिलेश जी, धन्यवाद मिथिलेश जी, आपने ये मौका दिया, आप लोगों से ये बात कुछ शेयर कर पाए। और पत्रिका की तो परेशानियां सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है, रचनाकार हैं, अपनी रचना देना चाहते हैं, पाठक भी है, लेकिन बहुत पत्रिका आपकी मुफ्त में भी बंटती है, लोग नहीं खरीदना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें पत्रिका चाहिए। फिर एक संकोच कहिए क्या कहिए, उसको कह नहीं पाते कि भाई एक पत्रिका आप ले रहे हो, उसका पैसा तो दे दो। जब अगला नहीं सोचता है तो हम भी सोचते हैं चलो कुछ पत्रिकाएं मेरी ऐसे ही बटेगी, क्या किया जाए, ये मजबूरी है हम लोगों की, देना पड़ता है। बहुत बहुत अनीता जी ऐसा इसलिए होता है जी कि हम अपना एक भूगोल नहीं बनाते हैं जी। ये थोड़ी क्रिटिकल बात है, शायद जी सबको अच्छी नहीं लगे। नहीं बिल्कुल हमारा कोई भूगोल नहीं है जी। हम उस भूगोल के भीतर जी काम नहीं करते हैं, हम एक अनंत भूगोल में चलते हैं। इसकी वजह से पत्रिकाएं यूं ही चली जाती हैं। एक हमसे जुड़े थे, एक पतहर पत्रिका है, गोरखपुर से जुड़े थे जी जी विभूति नारायण ओझा। कौशल जी यही नाम था ना? जी 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 जी, विभूति नारायण ओझा। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप अपनी पत्रिका के स्थानीय यानी अपने भूगोल में कितना बेचते हैं? तो उनका कहना था कि वो अधिकांश पत्रिकाएं उनके भूगोल में ही बिकती हैं, ये जोर देके कहा। और मैंने उनसे तब कहा कि मैं आपको टेस्ट चेक करने आऊंगा, मैं आपके पाठकों से मिलूंगा। मैं अगली बार जब गोरखपुर, और उनका शहर कौन सा है कौशल जी? देवरिया। तो मैं सचमुच जाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव के रास्ते में ये दोनों शहर पड़ते हैं और मैं उनके कुछ पाठकों से मिल के पूछूंगा। तो एक तो बात है कि हम अपना भूगोल छोड़ के और पूरे विस्तार में चले जाते हैं। तो अगर हम अपना एक भूगोल बनाए तो हमारे अपने, जैसे हमारी टीम है पत्रिका निकालने की, वैसी एक पाठकों की टीम होगी जो थोड़ा थोड़ा खर्च वहन कर सकते। लेकिन ये एक आदर्श बात है जो मैं कह रहा हूँ।
और आदर्श बातें व्यवहारिक कब होंगी कब नहीं होंगी वो नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे और फिर भी वो एक पत्रिका नहीं खरीदते, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब लोग फ्री में भेज देते हैं। मतलब जो अंदर की बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं फ्री में और वो कुछ इस भी बात पे गर्व करते हैं कि हम नहीं खरीदते, हाँ जबकि उनको बिल्कुल सही कह रही हैं। वो 50 रुपए का फ्री पान में पराग खा के झूठ देंगे, लेकिन वो पत्रिका नहीं खरीदते। बिल्कुल सही कह रही हैं रंजिता बिल्कुल जी। सही बात है। हाँ, मैं फ्री में बांटना और देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हमें भी फ्री में कई पत्रिकाएं आती हैं। मुझे याद है कि ज्ञान रंजन ने मुझे फोन किया कि तुम पहल की सदस्यता लो, मतलब जो सब्सक्रिप्शन दो। तो मैंने उनको उतना पैसा भेज दिया और तब से वो पहल की कॉपी मेरे पास नियमित रूप से आ रही है। हो सकता है मैंने 1 साल का पैसा दिया हो, लेकिन ये 2-3 साल से आते जा रहा है। तो ऐसा होता है। हमें इस बारे में भी बहुत काम करना है कि हम अपना भूगोल कैसे बनाएं। अगर मैं दिल्ली में हूं और आपकी पत्रिका खरीद के पढ़ता हूं तो मैं आपके भूगोल के भीतर आ गया। सही बात। कि उतनी प्रतियां हम लोग छापते नहीं हैं। 130 करोड़ लोगों के देश में, जो आज के शासक कहते हैं हर बात में 130 करोड़, तो 130 करोड़ में अगर 1000 भी एक पत्रिका के पाठक हों जो खरीद के पढ़ें, तो इससे बड़ी और आदर्श बात क्या हो सकती है। तो आज बहुत अच्छी बात हुई। यद्यपि हमें तकनीकी प्रॉब्लम्स बहुत हुए। जीतन जी के यहाँ के एंड पर हुआ, अनीता जी के एंड पर हुआ, रंजिता जी के एंड पर हुआ, और आप लोगों के एंड क्या, मेरे ही एंड पर मुझे खुद ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा। मेरा लैपटॉप माइक्रो चल ही नहीं, वो माइक्रोफोन चल ही नहीं रहा, अभी भी नहीं चल रहा है, मुझे एक फोन से कनेक्ट होना हुआ। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग हुई है और ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के बाद YouTube पर अपलोड हो जाएगी। तो आप लोग इसे व्यवस्था का षड्यंत्र माने मिथिलेश जी। बिल्कुल बिल्कुल षड्यंत्र ही मानना पड़ेगा। पढ़े लिखों की बात जो है वो आसानी से पहुंचाई जाए, ये मंजूर नहीं है बादशाह को। मंजूर नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग वहां आ जाएगी। और जो रिसोर्सेज की बात हुई है, तो ये प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, हो रहा है, लेकिन इसमें पत्रिकाओं जैसा खर्च नहीं होता है। लेकिन मैं अगर अपने श्रम का पैसा जोड़ूं, स्पेस का पैसा जोड़ूं, बैंडविड्थ का पैसा जोड़ूं, बिजली का पैसा जोड़ूं, तो खर्च तो होता ही है। तो ये एक इशू है, इसको हम सबको मिलके, मैं दुनिया इन दिनों के संपादक और कवि सुधीर सक्सेना जी को मैंने कहा कि भाई एक कनक्लेव बुलाइए, कनक्लेव बुलाइए और हम सब साहित्यकार और संपादक लोग एक जगह बैठे और वहाँ हम लोग बात करें कि हम क्यों सरकारों पर क्यों डिपेंड रहे, हर चीज के लिए सरकार पर डिपेंड, क्यों ना हम पब्लिक के द्वारा चलाए जा रहे कोई ट्रस्ट बनाए जिसमें फंडिंग हो। कौशल जी से मैंने एक दिन कहा कि एक कोऑपरेटिव पब्लिकेशन का कोऑपरेटिव क्यों नहीं उत्तर भारत में शुरू हो सकता है। मैं केरल गया था, वहां देखा कि सालों से 40-50 या उससे भी ज्यादा वर्षों से पब्लिशर कोऑपरेटिव पब्लिशिंग हाउस वहां है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, लोगों की किताबें वहाँ छप रही हैं। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जिस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और जिस तरह से एक कविता लिखने में संघर्ष होता है, उसी तरह पत्रिका निकालने का भी संघर्ष।
ये संघर्ष मामूली संघर्ष। जरूर। तो अब मैं अपने मित्र कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं, जो कवि हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, रेवांत के संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं और हम लोगों के कंसाइंस कीपर भी हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं उनको इंस्पायर करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप मुझे इंस्पायर करते हैं, और हम लोग रोज एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए और आपके सामने हैं। तो मैं कौशल किशोर जी को, जो लखनऊ से जुड़े हैं, आमंत्रित करता हूँ कि इस साहित्यिक पत्रकारिता पर अपनी विशेषज्ञ राय रखें। कौशल जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। आज की इस गोष्ठी में निरंजन जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, रंजीता जी हैं और हमारे रेवांत के संपादक डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी हैं। सभी का स्वागत करते हुए, और बातचीत थोड़ी अनौपचारिक ही होनी चाहिए। विशेषज्ञ राय जैसी कोई राय नहीं है, क्योंकि मैं बार बार जिस बात को मिथिलेश जी से अक्सर कहता भी रहता हूँ कि हम सब लोग सहयात्री हैं, हम राही हैं, सहयोद्धा हैं। और मेरी स्थिति हमेशा अपने को मैं एक सिपाही के तौर पर देखता रहा हूँ और देखता हूँ। अभी यह जो पत्रिकाओं पर, साहित्यिक पत्रकारिता पर हम लोगों ने जो बातचीत की, संवाद की शुरुआत की, सातवां अंक है और करीब हम लोगों ने 2 दर्जन पत्रिकाओं पर बातचीत की और ले दे करके उससे अगर कुछ चीजों को निकाला जाए तो कमोबेश एक ही चीजें, एक ही बात, उसका अगर सार संकलन या सार संग्रह किया जाए तो एक ही बात निकल करके सामने आती है। हमारी कोशिश थी कि हम लोग इस चर्चा के द्वारा पत्रिकाओं का, हर पत्रिका का अपना एक वैशिष्ट्य होता है। निरंजन जी कह भी रहे थे, देखिए निरंजन जी जो समावर्तन, क्योंकि समावर्तन से मैं उस समय जब यह पत्रिका निकल रही थी, इसका प्रवेशांक आ रहा था, उसी समय से मेरा उससे रिश्ता रहा है। हमारे साथी अशोक भौमिक उस कार्यक्रम में रहे हैं। तब से आज तक 13 वर्ष और 153 अंक मेरे पास नियमित रूप से पत्रिका आती रही और आज भी आती है। यह अलग बात है कि मैं बहुत ज्यादा उसे सहयोग नहीं दे पाया। एक बार काव्य राग में मेरी कुछ रचनाएं, कविताएं वगैरह छपी, लेकिन आप देखिए तो समावर्तन को ही आप देख लीजिए तो एक वह कैसे प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने कैसे एक पत्रिका, वह तो नाटक के व्यक्ति रहे हैं, मैं तो उनका काठ महल नाटक पढ़ने वाला पाठक रहा हूं। तो एक क्या जुनून है जो बात सभी लोगों से, चाहे रंजीता जी हो, जितेंद्र कुमार जी हो, निरंजन जी हो, अनीता जी हो, सभी से, मिथिलेश जी हो, सबसे एक बात उभर कर जो सामने आ रही है वह है, अगर आपके पास जिद, जुनून, जिज्ञासा और जरूरत नहीं हो तो आप लघु पत्रिका या साहित्यिक पत्रिका करता ही नहीं। यह जुनून है, जिद है कि विज्ञापन मिले चाहे ना मिले,
हम पत्रिका निकालेंगे, चाहे हमें अपने पॉकेट से ही पैसा लगाना पड़ेगा, मित्रों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन हम इस काम को करेंगे। और देखिएगा कि जब हम इस काम की दिशा में बढ़ते हैं तो एक अपने साथ कुछ न कुछ सहयोगी मिल ही जाते हैं। तो जैसे एक टीम, और अगर आपके पास नजरिया नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो आप कोई लघु पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका नहीं निकाल सकते। और यही कारण है, देखिए हमने तो 72 में सबसे पहले युवा लेखन पत्रिका निकाली थी, और यह दौर था नवलेखन का दौर था, और छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों से, गांव से पत्रिका, बिहार का एक गिद्धौर जैसा गांव है, गढ़हरा बरौनी जैसा एक गढ़हरा गांव है, जहां से पत्रिकाएं निकली, बलिया जैसी जगह से पत्रिका निकली। उसी तरह से आप इस मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान तो हमारे लिए उदाहरण रहा। और वह कौन सा दौर है? वह दौर है जब सेठाश्रयी पत्रिकाएं हमारे यहाँ निकलती थी और उनका वर्चस्व था हिंदी साहित्य का। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, सारिका और तमाम इस तरह की पत्रिकाएं थी। और भी आगे जाएं तो दिनमान और तमाम इस तरह की पत्रिकाएं उस समय निकलती थी, माया। लेकिन आज क्या स्थिति है? सारी सेठाश्रयी संस्थानों से निकलने वाली पत्रिकाएं बंद हो गई। कादम्बनी जो आखिरी अभी हाल में कादम्बनी उसका वो बंद, कादम्बनी का बंद हुई। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह आपके पास जिद, जुनून, जिज्विशा, जरूरत, नजरिया और आपके पास टीम है, तभी आप कुछ निकाल पाते। मैं रेवांत की बात करूंगा। रेवांत यहाँ की महिलाओं की एक टीम है, अनीता जी के साथ। वह टीम उस पत्रिका को निकालती है, उसका सारा काम काज वह टीम देखती है, और इसके द्वारा महिलाओं की एक पूरी, आप रेवांत का जो आयोजन होता है, मुक्तिबोध साहित्य सम्मान का आयोजन, उसका सारा काम, हम जैसे लोग तो एक किनारे बैठे रहते हैं, सारा काम, सारा आयोजन, क्या करना है, मंच कैसे सजाना है, कैसे लोगों को मंच की साथ सज्जा से लेकर के लोगों से को बुलाने से लेकर के एक छोटा माने पीर, बावर्ची, भिस्ती, थर, सारे काम वो महिलाओं की टीम हमारी करती है। तो उसकी लीडर है अनीता जी। उनकी देख रेख में, उनके नेतृत्व में ये काम होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, जिस बात का जितेंद्र जी कह रहे थे कि एक जनतांत्रिक विस्तार हुआ आरा में, आरा के लोग मिल करके, जो सुनील श्रीवास्तव हैं, ओम प्रकाश मिश्र हैं और सुमन कुमार सिंह हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो मिल करके, अनंत कुमार सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं, अगर वह सिर्फ अपने बूते अगर उन्हें पत्रिका निकालनी हो, जनपद निकालना हो, तो वो कतई नहीं निकाल सकते अगर जितेंद्र कुमार जी जैसे साथियों का साथ न हो और एक टीम न हो। तो उसी तरह से समावर्तन, प्रभात कुमार भट्टाचार्य जो समन्वय, श्री राम दवे, रमेश दवे जी जैसे लोग हैं, मुकेश वर्मा जैसे, पूरी श्री राम दवे हो, मुकेश वर्मा हो, निरंजन श्रोत्री जी हो, तमाम एक पूरी टीम है। उसी तरह से आप रंजीता जी को आप देखिए, तो रंजीता जी कवि कुंभ के लिए पूरे देश के तमाम हिस्सों में उन्होंने दौरा किया, लोगों तक गई। आप लखनऊ में भी हैं, कवि कुंभ को लेकर के लखनऊ में कार्यक्रम किया, हम सब लोगों को जोड़ा। तो यह सिर्फ वह ये पत्रिकाएं किसी एक संपादक, किसी एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है, वो हम सब की धरोहर है, वो सामाजिक धरोहर है।
और इसीलिए ये पत्रिकाएं निकल रही हैं और आगे चल रही हैं, जबकि बड़े संस्थानों की पत्रिकाएं हमेशा संकटग्रस्त होती गई और वो बंद होती गई, है ना। तो ये है ना। दूसरी बात जिसकी तरफ हमारे मिथिलेश जी ने जो बात कही वो बहुत गंभीर बात है कि हर पत्रिका का अपना भूगोल होना चाहिए, जरूर भूगोल होना चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारी ये पत्रिकाएं यह काल कलवित ना हो, मतलब असमय इनका निधन ना हो और ये निकलती रहे। इनकी जो न्यूनतम जो जरूरत है, जो कुछ भी सहयोग हो सके वो किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया और बहुत अच्छा उदाहरण है। कहीं से भी जो भी अच्छी चीजें हो उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदी समाज में मैं कहूँगा, मेरा अपना 50 साल का जो कटु अनुभव है वो यही है कि हर कोई यह चाहता है कि पत्रिकाएं, किताबें उन्हें मुफ्त में मिल जाए, और इस मुफ्त में को मतलब इसे बढ़ावा देने का काम भी हम ही लोग करते हैं। तो इसे कैसे रोका जाए, यह एक बड़ी, इस पर जरूर बातचीत होती रहनी चाहिए। तभी हम अपने ग्राहकों का विस्तार कर सकते हैं, अपने पाठकों का विस्तार कर सकते हैं, और पत्रिका के लिए जो जरूरी संसाधन है उसको उसे जुटाने में भी हम सफल हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्था की की बात है। हमारे यहाँ 3 साहित्य के संगठन है, साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों के 3 संगठन है, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, जिससे मैं जुड़ा हूँ और जिसके संस्थापकों में मैं रहा हूँ। और आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में कैसे नया पद जो जनवादी लेखक संघ की पत्रिका है, कैसे वह निकल पा रही है, नियमित निकल भी पा रही कि नहीं पा रही है, ये आप सबके सामने। प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका जब तक कमला प्रसाद जी जीवित थे, वसुधा निकलती रही। आज वसुधा भी, मुझे नहीं पता कि वसुधा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। मतलब कहने का आशय ये है कि न तो प्रगतिशील लेखक संघ के पास उतना, आप एक संस्था राष्ट्रीय स्तर पर या हिंदी क्षेत्र में आपने एक संस्था बनाई है, तो आपका लेखकों की संस्था है, संस्कृति कर्मियों का संगठन है, तो यह आपका प्राथमिक दायित्व बनता है कि कम से कम आपके पास प्रकाशन संस्थान होना चाहिए, आपके पास आपका एक पत्र होना चाहिए, और आप हर जिले और राज्य स्तर पर भी एक पत्रिकाओं की एक श्रृंखला एक आपके पास होनी चाहिए कि तमाम राज्यों से भी पत्रिकाएं आपकी निकले। हम लोगों ने जब जन संस्कृति मंच का निर्माण किया था, तो देखिए, उत्तरार्ध, आज जनवादी लेखक संघ को बनाने में उत्तरार्ध की सबसे बड़ी भूमिका रही। उसी तरह से प्रगतिशील लेखक संघ को फिर से पुनर्गठित करने में पहल की भूमिका रही, लेकिन पहल प्रलेस का घोषित पत्र नहीं। उत्तरार्ध ने जलेस को बनाने का काम किया। उसी तरह से जन संस्कृति पत्रिका ने जन संस्कृति मंच को बनाने का काम किया। इसी लखनऊ से हम लोगों ने जन संस्कृति पत्रिका निकालनी शुरू की, और जब तक 1990 तक जन संस्कृति पत्रिका का मैं अवधेश प्रधान, बाद में इसमें नीलाभ, मैनेजर पांडे और कई लोग इसके साथ जुड़े। बाद में इस पत्रिका को व्यापक आयाम देने के लिए लखनऊ से शिफ्ट करके नीलाभ के पास इलाहाबाद पत्रिका को स्थानांतरित किया गया। उसके बाद उसका एक अंक गोरख पांडे विशेषांक के बाद
कोई अंक नहीं निकलता। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो स्थिति है, जब संगठन नहीं निकाल पाते, और यहाँ पर सहयोग की बात है, तो आपको मैं बताऊं कि अदम गोंडवी यहाँ जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहे थे, और यहाँ का हिंदी संस्थान और भाषा संस्थान कभी भी न देखने गया, न उन्हें कोई आर्थिक मदद के लिए गया। तो ये सब स्थितियां, इसका मतलब मेरे कहने का आशय है कि ये वस्तुगत स्थितियों के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, और कैसे इन स्थितियों में राह बनाई जाए, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, आदर्शवादी बात, जिसकी तरफ मिथिलेश जी कह भी रहे थे। लेकिन ये कठिन काम है, और इस कठिन पत्रिका के लिए एक व्यवस्था का पैदा होना, सिर्फ पत्रिका के लिए क्यों, अपने उन साहित्यकारों के लिए जो बीमार हो जाते हैं, जिनके ऊपर आकस्मिक संकट आ जाता है, उनके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि काफी मेरी बातचीत लंबी हो जाएगी, मैं यहीं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। और यह एक सिलसिला जो हम लोगों ने शुरू किया है साहित्यिक पत्रिकाओं का, उसके वैशिष्ट पर बातचीत करने का, उसकी जर्नी को जानना, उसकी समस्याओं को जानना, उसकी चुनौतियों को समझना, और स्वाभाविक तौर पर इस संवाद से, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। हमें आशावादी होना चाहिए, और मैं तो बहसी आशावादी हूँ, और रंजीता जी और जितेंद्र कुमार जी, निरंजन श्रोत्री जी, मिथिलेश जी, अनीता जी, और जो ये पूरा हम, ये किसी एक का नहीं, हम सबका सम्मिलित अभियान है, और जो सहयोग हो सके हमें एक दूसरे के साथ को करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं इसी के साथ लिखावट को धन्यवाद देता हूँ, मिथिलेश जी के इस पहल को सलाम करता हूँ, और यह संवाद जारी रहे, और सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत आभार। मिशेल जी ने सबका धन्यवाद किया, और अब हम लोग स्टे कनेक्टेड, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, और हम इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाते रहेंगे, हम छोड़ नहीं देंगे। और संभवतः अगले रविवार को हम फिर कुछ और पत्रिकाओं के साथ जी आएंगे। स्वागत है, स्वागत है। संभवतः इसलिए मैंने कहा कि हम लोग अगर कोई और काम नहीं हुआ, क्योंकि अब अपना सब काम करने के बाद ही हम ये सब काम करते हैं, तो उम्मीद है कि अगले रविवार को अगला साहित्यिक पत्रकारिता पर ये कार्यक्रम होगा, और कुछ और पत्रिकाएं इसमें होंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक हम लोग कंक्लेव करें, अब कोरोना तो कम हो रहा है, तो कहीं सब लोग मिलें और इस पर विचार हो कि क्या एक ऐसा कोई राष्ट्रीय ट्रस्ट बना सकते हैं जिसमें पत्रिकाओं की मदद हो, लेखकों की मदद हो, प्रकाशन की सुविधा कोऑपरेटिव बेसिस पर उपलब्ध हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। जी, ये जरूर कीजिए मिथिलेश जी, बहुत अच्छा प्रस्ताव है जी। और सुदीप जी मेरे मित्र हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि वाकई में इसे कोई इसको कोई जमीन दी जाए इस तरह की, तो बहुत अच्छा होगा वो। हाँ जी सहमति है। हाँ जी, समझने तो है, ये हम लोग उतना ही है, लेकिन इसी में रास्ता भी निकलेगा, इसी में रास्ता निकलेगा, और हम ही लोग निकालेंगे ना, कौन निकालेगा? सरकार की तरफ तो देखना बंद कर देना चाहिए अब हम लोग। बिल्कुल, सरकार मिनिमम गवर्नेंस, कोई जरूरत नहीं है सरकार की। जाओ आधा दर्जन पत्रिकाएं निकल रही हैं लखनऊ से, ज्यादा ही निकल रही हैं। जी। तो हम लोग पटना, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। मिथिलेश जी, ऐसी भी पत्रिकाएं हैं किसी के पास लाखों का विज्ञापन है जी, और किसी के पास एक भी विज्ञापन नहीं है। हाँ, नहीं है। तो देखिए, मैं साफ बात करता हूँ, पहल जहाँ कोई विज्ञापन नहीं है और तद्भव
जहां पर लाखों के विज्ञापन हैं। जी जी वो आपके ये सामने प्रबंधन है, ये प्रबंधन है। हाँ प्रबंधन है, लेकिन ये प्रबंधन हर संपादक नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, हाँ, नहीं कर सकता भाई, नहीं नहीं कर कर सकता। वही कहा कि हर चीजें हैं। हाँ, तो हम लोग अब फिर आप लोगों को भी सूचना देंगे। अनीता जी का नंबर मेरे पास नहीं है, कौशल जी भेज दीजिएगा। जी तो जरूर जरूर। नहीं, बहुत उनको भी अच्छा लगा, बहुत सीधे- अच्छा अनुभव रहा आज 1.5 घंटे का। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। नहीं नहीं और हमेशा कोशिश नहीं, रहेगी कि हम तो आगे भी हम चाहते थे कि श्री राम अब दवे कोरोना जी भी, खत्म। हाँ, मैं तो हाँ, चाहता था कि श्री राम दवे जी भी हम लोग रहते, लेकिन वो उनकी तबीयत कुछ नासाद है। जी 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 है। मैं तो नहीं, हम ये सब भी लोग, सोच हम रहा सब हूँ लोग जी, मैं ये भी सोच रहा और हूँ मैं कौशल एक जी, और निवेदन करूंगा कि निरंजन श्रोत्री जी की कविता जुगलबंदी वो YouTube पे आप भेज दीजिए, हम सब लोग, मैं भी भेज तो देता हूँ, जरूर सुना निरंजन जाना जी कल चाहिए। रिकॉर्ड कर अरे वो, लेते हैं। अरे वो हैं? छोड़िए, मैं वो तो कर हो ले गया। नहीं नहीं कौशल जी नहीं कर नहीं, वो लेते हैं। है ऐसी कविता हाँ है इसलिए, हाँ नहीं, वो कर लेते जीवित हैं। कविता है। ये जरा मैं लैपटॉप चेक करा लेता हूँ कि ये माइक्रोफोन क्यों नहीं काम किया आज। जी जी हाँ, जी जी। तो अगर ये आज ठीक हो गया तो कल हम लोग शाम को कर लेंगे, क्योंकि एकल कविता पाठ तो हमने शुरू किया ही है कौशल जी। हाँ हाँ, निरंजन श्रोत्री जी हैं, हाँ, तो अगले रंजीता जी हैं, अगले जितेंद्र जी भी कड़ी हैं। में जितेंद्र जी अगले बहुत अच्छे निरंजन कवि जी हैं। रहेंगे। कल अगर आज लैपटॉप ठीक हो गया तो कल रिकॉर्ड करके मैं आपको फोन करता हूँ निरंजन जी। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो वो कोई खास बात नहीं है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, खास करके रंजीता जी का वो स्टेटमेंट जो था ना, जो उन्होंने, अब तो शायद चली गई है वो, लेकिन उन्होंने जो प्रेम दिवस के साथ जोड़ के कनेक्ट हाँ करके जो कहा ना, वो हाँ प्रेम, हाँ पत्रिकाओं के प्रति प्रेम, अच्छी बात लगी हाँ मुझे, हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ। तो वो हमारे कहा लिए बस कि तो आज हम आज सबका दुख वैलेंटाइन डे वही है ना। प्रेम करते हैं। वही वही है, वही है, वही है। जी जी ये तो एक बात, इत्तेफाक एक बात से मुझे और याद आ रही है, मिथिलेश जी और कौशल जी, कि प्रभाकर श्रोत्री जो बहुत लब्ध जी जी। प्रतिष्ठ हमारे हाँ हाँ हाँ, संपादक रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, हम तो लोगों के बहुत प्रिय वो रहे हैं। जी जी, वो कहा करते थे कि संपादक को, एक पत्रिका के, साहित्यिक पत्रिका के संपादक को एक भिखारी होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही थी कि सही जहां जो बिल्कुल। अच्छा मिले वो हाँ भीख मांग के ले लो। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, मतलब संपादक की जो दम्भ होता है ना, हाँ, उसे एक देखिए तरफ ना, रखो। बिल्कुल देखिए सही ना, कह रहे हैं। इसी और क्योंकि मदन हमारे मोहन राजेंद्र मालवीय ने, यादव तभी क्या थे? तभी वो पत्रिका का स्वरूप आएगा। राजेंद्र यादव तो कॉर्पोरेट भिखारी थे। हाँ, अरे वो छोड़िए मिथिलेश जी, नहीं नहीं नहीं, मिथिलेश जी, मदन मोहन मालवीय ने तो पूरा BHU बना दिया भीख उसी हाँ से। भीख बिल्कुल मांग के, भीख बिल्कुल मांग के बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा संस्थान खड़ा कर दिया। हाँ, तो वो भिक्षान देही जो है ना, वो कि और जो हमें वहां अच्छा पे जो है, और पीछे जाए रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर, शांति निकेतन। हाँ उन्होंने तो शांति किसी निकेतन को जैसा किसी संस्थान के हुआ। बारे में कहा था कि ये मेरे भामाशाह हैं। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति ने रविंद्रनाथ टैगोर को इतना पैसा दिया शांति निकेतन बनाने के लिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये मेरे भामाशाह हैं। भामाशाह राजस्थान के जो हाँ राणा हाँ प्रताप, हाँ, राणा प्रताप के वो होते हाँ, मंत्री, मददगार थे। तो मदद। इस तरह तो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये करना है तो भिखारी तो बनना ही होगा। भिखारी से भी अच्छे शब्द मिल जाएंगे जो गांव में फकीर लोग गागा फकीर, गागा हाँ के फकीर फकीर। फकीर, फकीर। फकीर। हाँ वो है ना, जब मदन मोहन मालवीय लखनऊ आए तो चकबस्त ने उन्हें गीत दिया कि फकीर मुल्क के आए हैं, इस तरह से कुछ उन्होंने बनाया था, तो ताकि लोगों को, हाँ, तो वो यहाँ के रिक्शे वालों की जबान तक पर चल बिल्कुल।